यहाँ पे हम देख चुके हैं, सीधा हम चलेंगे पूरा पाषाण काल का अगला सेक्टर। जैसे कि हमने लिखा था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में जस्ट अभी पढ़ा है हमने जस्ट पहले वाले वीडियो में, जहाँ पर हमने देखा था कि स्टार्टिंग में पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल, फिर हमारा शुरू होगा मध्य पूरा पाषाण काल। तो आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे? मध्य पूरा पाषाण काल की हेडिंग डालेंगे, मध्य पूरा पाषाण काल। उसके कुछ फैक्चुअल चीजें देखेंगे, उसको समझेंगे कि आखिर यहाँ से क्या तथ्यात्मक चीजें पूछी जा सकती है। मध्य पाषाण काल, सॉरी मध्य पूरा पाषाण। थोड़ा सा आप एक चार्ट को रिकॉल कीजिएगा, आपने जो पहले बनाया था उस चार्ट में जाइएगा। चार्ट में मुझे लगा गड़बड़ी, थोड़ा सा मैं एक चार्ट को रिकॉल करवाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले हमने जो आदि ऐतिहासिक शुरू किया है, आदि ऐतिहासिक भी नहीं, जैसे कहा जा रहा था पहला वाला पीरियड आपका प्रागैतिहासिक, इसी में हमने शुरू किया था पाषाण, और इसी पाषाण को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा था। तो पहला भाग आपका था इसमें पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो बात कहाँ पे हो रही है आपकी? मध्य पाषाण काल। यहाँ पे हो जाएगा आपका निम्न पाषाण या पूरा पाषाण, सीधा कहिएगा इसको पूरा पाषाण। ये हो जाएगा आपका मध्य पाषाण, यहाँ पे हो जाएगा आपका नव पाषाण। तो अब हेडिंग क्या डालना आपको? अभी ये तो पढ़ लिया हमने तीनों चरण में इसको, इसकी संस्कृति देखी, क्या पे खाद्य क्या होता है, यहाँ पे व्यवसाय क्या है, निवास स्थल क्या है, सारी चीजें चढ़ जाएगी। अब यहाँ पे जानेंगे, अब हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? पाषाण काल का जो सेकंड चरण है आपका मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल का पीरियड क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि ये यहाँ पे हमने देखा था अभी कि 10,000 ईस्वी पूर्व तक समाप्त हो रहा था, प्रारंभ से लेकर 1 लाख, 1 लाख से 40,000, 40,000 से 10,000। तो आपका मध्य पाषाण काल क्या हो जाएगा? 10,000 से लेकर स्टार्ट करेंगे इसको, तो 10,000 से हो जाएगा आपका 5500। 10,000 से 5500 ईस्वी पूर्व, किसका? ये मध्य पाषाण काल। इसको मीसोलिन भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ बिंदु लिखिएगा सबसे पहले कि इस काल में, मध्य पाषाण काल में लिखिएगा पहला बिंदु कि इस काल में उपकरण अत्यंत छोटे होते थे। उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। जिन्हें माइक्रोलिथ, उपकरण अत्यंत छोटे होते थे जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। ठीक है। अब इन माइक्रोलिथ मतलब लघु पाषाण की सबसे पहले खोज किसने की? तो वो लिखिएगा 1867, 1867। 1867 में C.L. कर्लाइल, कौन है व्यक्ति? C.L. कर्लाइल। एटीन 67 में C.L. कर्लाइल ने सर्वप्रथम विंध्य क्षेत्र में, क्षेत्र कौन सा आपका? विंध्य क्षेत्र। एमपी का भूगोल पढ़ा तो आपको पता होगा विंध्य क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये मान के चलते सब भूगोल पढ़े एमपी। तो 1867 में C.L. कर्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में सर्वप्रथम लघु पाषाण उपकरण की खोज की। लघु पाषाण उपकरण की खोज की या फिर माइक्रोलिथ की खोज की। और ये एमपी का ही प्रथम नहीं है, पूरे इंडिया का प्रथम है। पूरे इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में सर्वप्रथम कहाँ पे लघु पाषाण की खोज हुई है और किसने की है? विंध्य क्षेत्र में हुई है, C.L. कर्लाइल ने किया है और 1867 में किया है, जो कि इंडिया का भी प्रथम लघु पाषाणकालीन स्थल हो गया या फिर लघु पाषाणकालीन खोज स्थल हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन का बाद में आपने एक स्थल सुना होगा, मध्य पाषाण काल में ही हम लोग, ठीक है, नव पाषाण काल की चर्चा भी नहीं किए हैं, तो आपने क्वेश्चन का बाद में एक स्थल देखा होगा, क्वेश्चन का बाद, ठीक है। क्वेश्चन का बाद में क्या आपका? आदमगढ़। आदमगढ़ गुफा है,
तो यहाँ आदमगढ़ से पालतू जानवर के साक्ष्य मिले हैं, पालतू जानवर के साक्ष्य तो लिखिएगा। होशंगाबाद के आदमगढ़ से, होशंगाबाद के आदमगढ़ से पालतू जानवर के साक्ष्य मतलब उनकी हड्डियां वगैरह मिली हुई। इसका मतलब आदमगढ़ कौन सा स्थल है? सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है कि आदमगढ़ होशंगाबाद में स्थित है, आदमगढ़ कौन से काल का स्थल है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल? तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य पाषाण काल। बस ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट लिखिएगा, भीम बेटिका में, भीम बेटिका जो आपके रायसेन के ओबेदुल्लागंज के पास, भीम बेटिका में इसी समय, भीम बेटिका में इसी समय मतलब मध्य पाषाण काल, भीम बेटिका में इसी समय ब्लेड उपकरण, ब्लेड जानते होंगे, ब्लेड उपकरण, ब्लेड के उपकरण प्राप्त हुए। कहां से? आपका भीम बेटिका, भीम बेटिका से ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए। अच्छा, आदमगढ़ की खोज किसने की? आप लोग बताएंगे जरा। आदमगढ़ स्थल जो होशंगाबाद में है, इसकी खोज किसने की? कोई बताएंगे? आप नहीं बता रहे तो हम ही बता देते हैं। ठीक है, 1964 में भी, 1964 ही है। 1964 में आदमगढ़ स्थल की खोज करता थे आपके आरबी जोशी। क्या थे? आरबी जोशी, नाम लिख लीजिएगा, आरबी जोशी, ये आदमगढ़ की खोज करता थे। 1964 में आदमगढ़ की खोज की है, जो आपको यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? पालतू जानवर के साक्ष्य मिल रहा है। इसका मतलब आप एक बिंदु यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, और आप लोग जानते होंगे, अगर क्वेश्चन बदल जाता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है, कॉन्सेप्ट वही रहता है। मैंने कहा कि भारत में या फिर मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पशुपालन के स्रोत कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो क्या आंसर करेंगे? आदमगढ़ सर। क्योंकि पालतू जानवर लिखा है, इसका मतलब पशुपालन था। ध्यान रखिएगा, पशुपालन। तो पशुपालन के साक्ष्य पूछा जाए तब भी आपको आंसर क्या करना है? आदमगढ़ की होगा, जिसके खोजकर्ता आरबी जोशी रहे। एक और लिखिएगा कि इसका, ये आदमगढ़ के बारे में लिखना आपको, ठीक है। आदमगढ़ में, आदमगढ़ में ही सर्वप्रथम, आदमगढ़ में ही सर्वप्रथम पालतू जानवर के रूप में, पालतू जानवर का नाम भी लिख लेते हैं, पालतू जानवर के रूप में कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, डॉगी। ठीक है, ये पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। कैसे मिला है? जहां पर मानव को दफनाया जाता था, ठीक है, मानव को जहां पर दफनाया जाता था वहीं पर आपका डॉगी भी था। ठीक है, ये भाई साहब डॉगी बन गया हुआ साहब, इन दोनों को एक साथ दफना रखा था। ये तो मर ही चुके थे, इनको बेचारे को बिना मरे इसको दफना दिया, मतलब इसकी सुरक्षा के लिए, कहीं आत्मा निकल कर बाहर नहीं चल जाए, भूत ना बन जाए, तो इसकी सुरक्षा करता था। ठीक है, ये किंवदंती ऐसी बताई जाती है। तो एक ही जगह दोनों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पे पशुपालन होता था, और पशुपालन का एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसका उपयोग किया जाता होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आदमगढ़ी वह स्थल है जहां पर मानव और पशुओं के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो अगला बिंदु लिखिएगा, तो कुत्ते के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन साथ ही मानव तथा पशुओं को एक साथ दफनाए जाने के भी साक्ष्य यहीं से मिले आपको, आदमगढ़ से। क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें हमने किसकी की है? मध्य पाषाण काल की। 5 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो गया आपका? हो गया या नहीं हुआ है? ये आपका मध्य पाषाण काल अगर 5 मार्क का बनेगा, टाइम पीरियड लिखिएगा, औजार की आकृति बताकर माइक्रोलिथ के बारे में चर्चा कीजिएगा, सीए लाइन की विंध्य क्षेत्र में सबसे पहले इस स्थल ये मध्य पाषाण कालीन औजार की सबसे पहले प्राप्ति की गई है, या फिर वहां पे खुदाई करके लघु पाषाण काल, लघु पत्थर या लघु औजार प्राप्त किए, जिसे माइक्रोलिथ कहा जा रहा है। दूसरा आप कह सकते हैं कि होशंगाबाद में जो आदमगढ़ है, वहां पे पालतू जानवर या पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे हैं, जहां पर सर्वप्रथम
कुत्ते के साक्ष्य मिले और साथ ही आदमगढ़ में एक साथ कुत्ते और मनुष्य को या मानव को दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है। और साथ में लिख देंगे भीमबेटका से ब्लेड के उपकरण भी प्राप्त हुए जो कि भीमबेटका के ब्लेड के उपकरण मध्य पाषाण कालीन से संबंधित। जरूर अब हेडिंग डालेगा आप लोग नव पाषाण कालीन स्थल या फिर नव पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। और ये नव पाषाण काल का पीरियड की बात करें तो पीरियड हो जाएगा इसका 5500 से लेकर 3000 ईस्वी। 5500 से लेकर इसको रफ करेंगे हम लोग। नव पाषाण काल टाइम पीरियड इसका हो जाएगा 5500 ईस्वी पूर्व। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ईस्वी और ईस्वी पूर्व में क्या अंतर है ये आता होगा, नहीं आता तो जिनको नहीं आता पूछ लीजिएगा। ये ईस्वी और ईस्वी पूर्व क्या है, अगर आपको इतिहास पढ़ा ही दिए है तो उठा दीजिए, ठीक है। जहाँ पे भी आपको इतिहास पढ़ लिया है तो उस इतिहास के मद्देनजर तो आपको ये बताया होगा ईस्वी और ईस्वी पूर्व क्या होता है। तो सब ईस्वी पूर्व चल रहा है। ईसा मसीह की डेथ के ईसा मसीह का एक फिक्स पीरियड बना लिया तो उस समय के पहले की घटनाक्रम को सबको ईस्वी पूर्व कहा जाता है। तो इसका कार्यक्रम आप कुछ बिंदु लिखेगा तब तक हम पेन में नीचे डाल दें, ठीक है। मैं बिंदु बोलूंगा और आपको लिखना है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइएगा। नव पाषाण काल लिखिएगा। इस काल में, किस काल में, नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में स्थायी कृषि एवं निवास के साक्ष्य मिले। स्थायी निवास, स्थायी कृषि एवं निवास के साक्ष्य मिले। दूसरा बिंदु लिखिएगा। एरन, जो कि कहाँ पे एरन बताइए, एरन कहाँ पर है? बोलिए एरन कहाँ पर है? आपके पड़ोस में, ज्यादा दूर नहीं है, सागर में, लिखिएगा एरन ब्रैकेट में सागर, फिर लिखिएगा आदमगढ़ ब्रैकेट में होशंगाबाद। एरन, आदमगढ़, कोमा बना के लिखना है आपको एक ही लाइन में, ठीक है। एरन, आदमगढ़ आदि स्थलों से, आदि स्थलों से नव पाषाणों उपकरण, नव पाषाणों उपकरण, नव पाषाणोपकरण प्राप्त हुए। एरन से भी मिल रहा है तो एरन, आदमगढ़, आदमगढ़ होशंगाबाद में और सागर में हो जाएगा आपका क्या, एरन। जो ये औजार प्राप्त हुए यहाँ पर ये पॉलिशदार थे, क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे औजार मिल रहे हैं सभी कैसे हैं, पॉलिशदार, प्रिंटेड, प्रिंटेड थे आपके। नेक्स्ट लिखिएगा, जो आपका ये अब देखते हैं टू व्हीलर यहाँ पे आ गया था। टू व्हीलर बोले तो पहिए का आविष्कार हो गया था, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था। भोपाल में कई सारी ऐसी चीजें जिनके नाम लिखने में जो कि आपका नवपाषाण काल से संबंधित है। तो भोपाल में कौन कौन सी जगह वो लिखिएगा। भोपाल में नवपाषाण कालीन स्थल जो भोपाल में देखने को मिलते हैं उनके नाम लिखिएगा। सबसे पहले श्यामला हिल्स, भोपाल में क्या क्या आप देखते हैं। भोपाल, भोपाल में कौन कौन से ऐसे स्थल है जो कि आपके किससे संबंधित है, नवपाषाण काल से। तो सबसे पहले लिखिएगा श्यामला हिल्स। श्यामला कैसे लिखते हैं भाई, श्यामला, श्यामला हिल्स। और दूसरा लिखिएगा इसमें बालूकाश्म पहाड़ी, बालूकाश्म पहाड़ी। ये भी कहां से मिलेगी आपको, भोपाल से, या भोपाल में मिलेगी। मनु आभान टेकरी, कौन सी है, मनु आभान टेकरी।
ये सब स्थल है। और आखिरी में लिखिएगा नेवरी गुफा। कौन सी? नेवरी गुफा। ये सब कौन से स्थल है आपके? 9 पाषाण कालीन स्थल है जो भोपाल में प्राप्त हुए हैं। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में राजीव जुड़े हैं या नहीं है? राजीव इसमें वह पूछ लीजिएगा। राजीव नहीं है, चलिए ठीक है। चलिए जबलपुर में बताइएगा, लिखिएगा भेड़ाघाट, जहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है आपका, तो जबलपुर में लिखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले भेड़ाघाट, ठीक है। भेड़ाघाट के बाद लिखिएगा एक और तिलवाड़ा घाट। और आप लोग से पूछूंगा मैं, ठीक है, तिलवाड़ा घाट के बारे में कौन बताएंगे? बताइए तिलवाड़ा घाट क्यों फेमस है? जबलपुर में आपका नर्मदा नदी के तट पर ही है। नर्मदा मतलब नर्मदा का ही तो तट है, घाट है, इसका मतलब नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है यहाँ पर। तो तिलवाड़ा घाट क्यों प्रसिद्ध है? भेड़ाघाट तो इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात ये बोल सकते हैं एक तो, लेकिन तिलवाड़ा घाट क्यों प्रसिद्ध है? बताएंगे कोई? हाँ, आवाज आ रही है मेरी कि एकदम सब गायब हो गए हैं? सर नहीं पता। अच्छा नहीं पता, मतलब आवाज आ रही है तो पता चलना चाहिए। चलिए तिलवाड़ा घाट, एक और घाट लिखिए फिर मैं बताता हूँ तिलवाड़ा घाट क्यों प्रसिद्ध है। एक लमटेरा घाट है। कौन सा घाट है? लमटेरा या लम्हेटा घाट भी कहा जाता है। लम्हेटा। पहले तीनों घाट के नाम लिख लीजिए। ये तीनों घाट कहाँ पर आपके? जबलपुर में, जो किससे संबंधित? आपके नवपाषाण काल से संबंधित है। अब देखते हैं, भेड़ाघाट का बता दिया है कि भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात इसलिए फेमस है। तिलवाड़ा घाट में जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी या डेथ हुई थी, डेथ की गई थी या हुई थी, जो भी आप जो मान के चलते, वो इतिहास की एक घटना है, ठीक है। तो तिलवाड़ा घाट में जब गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित करने की बात हुई, तो जब कोई महान व्यक्ति का निधन होता है तो उनकी अस्थियों को केवल एक नदी में प्रवाहित नहीं किया जाता है, उस देश में सभी पवित्र नदियों पर उसको प्रवाहित किया जाता है, उनकी अस्थियों को। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का चयन किया गया। तो नर्मदा नदी के तिलवाड़ा घाट पे गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में वह कौन सा घाट है जहां पर गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? तिलवाड़ा घाट। याद रहेगा सभी को। लमेटा घाट में देखते हैं कि लमेटा घाट में क्या हुआ था, मतलब क्या चीजें क्यों फेमस है लमेटा घाट। जब नर्मदा नदी आपने देखा, गए होंगे या नहीं गए होंगे, जबलपुर जाइएगा राजीव के साथ कभी, तो जब लमेटा घाट आता है तो वहीं से हमें संगमरमर की चट्टानें प्राप्त होना शुरू हो जाती, सफेद संगमरमर की चट्टानें। भेड़ाघाट से आगे बढ़ते हैं आप, भेड़ाघाट से आगे बढ़ते हैं तो लमेटा घाट मिलेगा आपको, उसी लमेटा घाट में आपको संगमरमर की चट्टानें मिलेगी। संगमरमर काफी एकदम मनोरम दृश्य दिखाई देता है वहां पे, काफी सफेद चट्टान है, बीच में ब्लू नदी मतलब नदी प्रवाहित होती है जिसका कलर आपको ब्लू दिखेगा प्रकीर्णन के कारण। तो संगमरमर की चट्टानें, सफेद संगमरमर की चट्टानें आपको लमेटा घाट के आसपास दिखाई देगी। ठीक है, हो गया इतना? ओके सर। तो इतनी सारी बातें किसके बारे में? आपका नव पाषाण काल के बारे में। अब सीधी हम बात करेंगे ताम्र पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल के बाद किसकी शुरुआत होती है? ताम्र पाषाण काल की। कुछ फैक्ट ऐसे रहेंगे तो हम ऐसे क्लास चलती रहेगी तो बीच में आपको ऐसे कुछ टॉपिक ध्यान आएगा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो इसमें चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका नव पाषाण काल समाप्त हो गया, कुछ बातें अगर ध्यान आई तो आपको तुरंत कोट करवा के लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? मध्य पाषाण काल हो गया हमारा, नव पाषाण काल हो गया। अब नव पाषाण काल के बाद हम, इसी नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल शुरू हो जाएगा। ठीक है, नव पाषाण काल का विस्तृत रूप ही हमें ताम्र पाषाण काल के रूप में दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट ध्यान रख लीजिए यहाँ पे, भारतीय पुरातात्विक के जनक अगर पूछा जाए तो किसको कोट करेंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ध्यान रखना, कभी पूछा जाए आपसे अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये कौन है आपके? भारतीय पुरातत्व के, भारतीय पुरातत्व के जनक। हेडिंग डालेगा ताम्र पाषाण काल।
ध्यान रखना एक फैक्ट इसमें कि ताम्रपाषाण काल में चाहे इसका नाम ताम्र हो, ताम्रपाषाण काल में पत्थर और तांबे से मिलाकर औजार बनाए जा रहे थे इस काल में, इसलिए इस काल का नामकरण क्या हो रहा है, ताम्रपाषाण काल। क्लियर है? तो ताम्रपाषाण काल में तांबे का चाहे प्रयोग हो रहा है, लेकिन औजार जो मिलेंगे सबसे ज्यादा कांस्य के मिलेंगे, कांस्य के सबसे ज्यादा औजार मिलेंगे। लेकिन धातु कौन सी आपकी, तांबे, तांबे से आपका कांस्य बनाया जाएगा, कॉपर से कांस्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक औजार किस धातु के मिले हैं, तो क्या लिखेंगे, कांस्य या तांबा। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर औजार मिलेंगे तो वो औजार सबसे ज्यादा कांस्य धातु से मिलकर बने होंगे, कांस्य मिश्र धातु से। लेकिन इस समय कौन सी धातु एक धातु एक सिंगल रूप में तांबा पाया जाएगा, कोई मिक्सचर नहीं होगा इसमें, तो तांबा तो सिंगल धातु है, लेकिन इसका मिक्सचर रूप सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता हुआ मिलेगा, जो कि कौन सा होगा आपका, कांस्य। तो कांस्य के निर्मित वस्तुएं अधिक होती थी, कांस्य के औजार सर्वाधिक मात्रा में मिले, लेकिन इस समय तांबे का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप लोग अपने शब्दों में जैसे भी आप लिखना चाहें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा उसमें, ताम्रपाषाण काल का कर रहे हैं हम, इसको तो रफ कर देते हैं। और इस ताम्रपाषाण काल के बाद हम क्लास को ऑफ कर देंगे, कल से फिर हड़प्पा सभ्यता वाला सेक्शन शुरू करेंगे, जिसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जा रहा है। आदि ऐतिहासिक काल के जगह में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें ताम्रपाषाण काल में कांस्य औजार सर्वाधिक, लेकिन धातु कौन सी, तांबा। और इस काल में किस किस का औजार में किस किस का प्रयोग किया जाता, औजार के लिए तांबे का प्लस पत्थर, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये संस्कृति कैसी है, संस्कृति की बात करें तो संस्कृति ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण कालीन की संस्कृति हो जाएगी। अब जैसे कि पशुपालन और कृषि हम देख ही चुके थे, निवास स्थल, तो यहाँ पे भी कृषि का या फिर हम कहेंगे निवास स्थल, मतलब आंखें तक नहीं रहे थे यहाँ पर, कृषि प्लस पशुपालन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं स्थायी निवास, स्थायी निवास शुरू हो चुका था यहाँ पे भी, तो पहले से शुरू हो चुका था, यहाँ पे भी स्थायी निवास की विशेषता देखने को मिलती। और अर्थव्यवस्था कैसी थी यहाँ पे, कृषक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषक ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ताम्रपाषाण काल की बात कर रहे हैं, कृषक ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अब एक खरगोन में एक स्थल है, खरगोन के महेश्वर में, खरगोन का एक स्थल है महेश्वर, जहां पर आपको झोपड़ी नुमा मिट्टी के घर मिले। कौन सा स्थल आपका, नवदा टोली, स्थल के नाम लिख रहे हैं, प्रमुख स्थल में यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं, स्थल, स्थल क्या खास विशेषता है, जैसे कि आपका नवदा टोली, नवदा टोली कहाँ पर है आपका, खरगोन, खरगोन में कहाँ पर, महेश्वर। खरगोन के महेश्वर जो नवदा टोली है, यहाँ पर घर कैसे मिले, झोपड़ी नुमा, झोपड़ी नुमा। ठीक है, वैसे कह सकते हैं आप झोपड़ी नुमा घर किसकी, मिट्टी की, झोपड़ी नुमा मिट्टी के घर। तो आपको स्थान भी याद रखना है, खरगोन में है नवदा टोली, पूछा जा सकता है डायरेक्ट, नवदा टोली कहाँ पर है, खरगोन, महेश्वर में, जो भी आपको याद रखना। ठीक है, फिर वैसे ही आपको महिष्मती आएगा, महिष्मती क्या है आपका, उज्जैन नहीं है, ये भी कौन सा स्थल आपका, ताम्रपाषाण कालीन, महिष्मती।
दक्षिणी उज्जैन की राजधानी हुआ करती थी, आपको ध्यान होगा। जैसे उत्तरी उज्जैन की राजधानी अकरा, जबकि दक्षिणी उज्जैन की राजधानी आपकी महिष्मती, जिससे बाद में क्या कर दिया गया, धार स्थापित कर दिया गया था। ध्यान रखने, आगे पढ़ेंगे हम परमार वंश जब पढ़ेंगे तब उस समय चर्चा की जाएगी। और इसी तो महिष्मती की राजधानी महिषएतम थी। महिषएतम इसकी राजधानी, मतलब महिष्मत एक शहर था, इसकी भी राजधानी बनाई गई थी महिषएतम, महिष्मती। ठीक है, अन्य स्थल नागदा लिख दीजिएगा, इसमें प्रमुख स्थल नागदा आपका उज्जैन में है। नागदा, नागदा भी कहाँ है आपका, उज्जैन में। ये भी आपका ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। वहीं आप कैथल, कायथा नाम सुना आपने, कायथा कहाँ का स्थल है, कायथा उज्जैन, ये भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल हो जाएगा आपका। अब एक बात और करेंगे यहाँ पे, कुछ संस्कृति की, मालवा संस्कृति का उद्भव हमारे मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। जोरवे संस्कृति होती, कई संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का उद्भव हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में सिर्फ एक ही संस्कृति हमें देखना है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसमें हमें देखने को मिलेगी मालवा संस्कृति। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति 3 प्रकार की, 10 मिनट और चलेगी आपकी क्लास, तब तक हम पढ़ भी लेंगे। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की बात करें, लेकिन केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो आपकी होती है मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति। ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में मालवा संस्कृति की बात होती है। यहाँ पर हल्के पीले नारंगी रंग के मृदभांड मिले, हल्के पीले नारंगी रंग के मृदभांड पाए जाते हैं यहाँ पे, या मिले, हल्के पीले नारंगी रंग के मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए। और ये मालवा संस्कृति के स्थल कौन कौन सा आपका, जो अभी लिखा था आपने, नवदा टोली, नवदा टोली हो जाएगा, एरण हो जाएगा, एरण के बाद आपका कायथा भी हो जाएगा। ये सभी मालवा संस्कृति से संबंधित स्थल। कायथा, कायथा आपका उज्जैन में, उज्जैन में हो जाएगा। एरण आपका कहाँ है, अभी जस्ट बताया था एरण भी। ठीक है, और ये जो एरण है आपका, एरण काली सिंध नदी के दाएं तट पर मिलेगा आपको, एरण और कायथा दोनों। और कायथा स्थल की खोज करता कौन है, कायथा की स्थल की खोज किसने की, 1964 में वी.एस. वाकड़कर। अगर इस स्थल की खोज की बात की जाए 1964 में किसने, वी.एस. वाकड़कर द्वारा खोज। क्योंकि कैसा स्थल है ये, ताम्रपाषाण कालीन या मालवा संस्कृति का हिस्सा। ठीक है, तो इसको हम आज क्लास को यही रोकेंगे, कल से हम सीधा चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता पर लेकर। ठीक है, वैदिक सभ्यता या वैदिक पीरियड वाला चर्चा करेंगे, वैदिक काल में उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक और हड़प्पा से संदर्भ में हमें जानना है। ये मध्य प्रदेश में हड़प्पा का कोई, मतलब हड़प्पा से संबंधित कोई भी स्थल मध्य प्रदेश में प्राप्त नहीं हुए, तो इसलिए यहाँ पर हमें जानना सही नहीं होगा। ठीक है, तो हड़प्पा स्थल को हम स्किप करेंगे। स्किप का मतलब मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब कुछ लेना देना है ही नहीं तो उसको नहीं पढ़ेंगे, सीधा वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड। फिर उसके बाद हम देखेंगे महाजनपद काल, मध्य प्रदेश से संबंधित है। दो जनपद पाए जाते हैं, चेदी, यदि आपका उज्जैन, एक तो उज्जैन ही पाया जाता है, एक चेदी पाया जाता है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि महाजनपद काल की बस यही भूमिका देखें जिसमें मध्य प्रदेश का संदर्भ है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, वैदिक, उत्तर वैदिक और महाजनपद काल, ये तीनों टॉपिक आपको कल पढ़ के आने होंगे। ध्यान रखिएगा, आपको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आप अपने स्तर पर पढ़ के आइएगा, बाकी हम अच्छे से फिर तभी आपको आनंद आएगा। ठीक है, मजा आएगा फिर यहाँ पे पढ़ने की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी को।